हेलो गाइस। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 8 की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 8। तो देखिए, अभी इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक को करते करते हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी पढ़ लेंगे। अच्छा जी। जैसे कि आपको पता है, हम जो भी लेक्चर करते हैं, जो भी टॉपिक करते हैं, उस टॉपिक के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से कवर होते हैं वो सारे हम कवर कर लेते हैं। साथ में ही जेई के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और एंड में मैं नीट के भी सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन डालूंगा। लगभग 19-20 साल के मैं लास्ट के टॉपिक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो आपको वैसे नीट के है ना, जो मैं ये करवा रहा हूँ इसके साथ अगर आप करते रहेंगे तो नीट के क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे आपसे। उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे हम अगर मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तो हमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम अप्लाई करते हैं डीसी करंट। ठीक है, अगर डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो जो कॉम्पोजिशन है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉम्पोजिशन है दोनों इलेक्ट्रोड्स में, वो कॉम्पोजिशन चेंज होती है। अब आपको ये पता है नरेंस इक्वेशन से कि अगर वहां पे कंसंट्रेशन चेंज होती है तो अपना क्या होता है, पोटेंशियल या फिर जो करंट वगैरह जो फ्लो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज होगा तो अपना पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो ये पहली बात मैंने बोली, ऑन अप्लाई डीसी करंट, इसमें डीसी आएगा। ठीक है, फिर मैं करंट लिख देता हूँ। ठीक है, डीसी करंट कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, जिसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल चेंज हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो मेजर कर रहे हैं वही चीज चेंज होगी तो फिर हमारी रीडिंग जो होगी वो गलत आएगी। दूसरी बात, हम जो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम लोग जो ब्रिज है, ब्रिज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं ना, वैसे वायर को के जैसे उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड जो दिक्कत आई, वी कैन नॉट कनेक्ट कनेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन ब्रिज एज ए सॉलिड वायर कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या ढूंढा हमने। देखिए, इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो हमने ढूंढा कि हम अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी करंट कह लो। तो एसी वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी, पहले का सॉल्यूशन मिल गया। दूसरे का सॉल्यूशन ये है कि हमने स्पेशल टाइप की सेल डिराइव करी। ठीक है, इसमें क्या किया, वी ड्राइव स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड कंडक्टिविटी सेल।
सेल। तो इतनी बात हमने करी। अब ऊपर वाला तो पता चल गया, ये एसी वोल्टेज यूज होती है। अब इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, तो शायद यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमें दो चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी। इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। ये क्या चीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में कंडक्टिविटी सेल के दो डायग्राम दे रखे हैं। वो दो तरीके की हमें कंडक्टिविटी सेल दिखा रखी है। उसके अलावा भी कंडक्टिविटी सेल होती है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे कि कंडक्टिविटी सेल कैसे दिखती है तो आपको दिख जाएगी, ऐसी रियलिटी में ऐसे दिखती है। सिर्फ डायग्राम देखने से आपको काम नहीं चल रहा है, अगर नहीं समझ में आ रही तो। और इनका यूज आप ग्रेजुएशन जब करोगे तो ये करोगे, आप मेजर करोगे तो। ठीक है, कनेक्टिविटी सेल आप यूज करोगे। अच्छा, अभी के लिए देखिए कनेक्टिविटी सेल कैसे दिखते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, दूसरा डायग्राम आप बुक में से देख सकते हैं। कुछ ऐसा है। ठीक है, ये यहाँ से होल है, ये हो गए इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया भाई, और ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये आगे कनेक्ट हो रही होंगी। अब देखिए, ये जो बनी होती है प्लेटिनम की बनी होती है दोनों वायर। ठीक है, प्लेटिनम प्लेटिनम की। और यहाँ पे जो होता है इनके ऊपर फाइनली ड्राइव्ड, फाइनली ड्राइव्ड मतलब अच्छे से पिसा हुआ प्लेटिनम इसके ऊपर इसकी लेयर चढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकली लेयर चढ़ती है। जो प्लेटिनम होता है ना फाइनली ड्राइव्ड, उसका उसको ब्लैक प्लेटिनम भी कहते हैं, क्योंकि उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। तो प्लेटिनम ब्लैक भी उसको बोलते हैं। ये हम इसके लिए करते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना ये अच्छे से बिहेव कर पाएगा, उतना ही अच्छे से मेजरमेंट हम कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये चीज ली जाती है। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज है। अब देखिए, इन दोनों के यहाँ के बीच का कुछ सरफेस एरिया है। ठीक है, मतलब यहाँ के बीच का कुछ वो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इधर ही ऐसे लिख देता हूँ। अभी कुछ लेंथ है इनके बीच में एल। ठीक है, ये जो लेंथ है ये लेंथ होगी, इसका यूज होगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही जाने कि ये दो चीजें होती हैं, इनका यूज होगा जब हम सेल कांस्टेंट डिराइव करेंगे। तो ऐसे ही एक सेल और होती है, उसमें मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। ऐसे सेल बना रखी है आपकी बुक में। ठीक है, ये भी आगे कनेक्टेड होगी आगे चल के। तो यहाँ से पे ये वाली तो लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम है ना, इसमें कई बार डायमीटर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पता नहीं चलता किस टाइप की सेल ले रहे हैं। तो वो चीजें हम आगे देखेंगे क्या है। अभी के लिए आपको ये पता चल गया कंडक्टिविटी सेल इस तरीके की दिखती है। ठीक है, अभी देखिए, तो इस सेल को हम यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। अभी इसका इस्तेमाल कहाँ होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस सेल का हम क्या करेंगे बेटा जी, इस सेल की हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर लेंगे। ठीक है, या रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। देखिए, बात करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली बार, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये लेक्चर 7th में समझाया था मैंने आपको। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो रो है ये रजिस्टिविटी है, इसको कंडक्टिविटी अगर करना चाहो तो कंडक्टिविटी इसके इनवर्स में होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं कंडक्टिविटी को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे आर कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए आ जाएगा।
ये जो L अपॉन ए है ये होता है सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट होता है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा जी, जो ये कंडक्टिविटी सेल है ना, इस कंडक्टिविटी का सेल कांस्टेंट एक कांस्टेंट चीज है। मतलब अगर हमने सेल कंडक्टिविटी सेल वही ले रखी है तो उसका सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इट इज कांस्टेंट फॉर इच कंडक्टिविटी सेल। तो ये हर एक कंडक्टिविटी सेल के लिए कांस्टेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, ये जो सेल कांस्टेंट है इनकी जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होता है। इसको मेजर करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मेजर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि देखो, जिसकी कंडक्टिविटी जिस सॉल्यूशन की हमें ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जिसकी कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, वो सॉल्यूशन इस कंडक्टिविटी सेल में यूज करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे बनाई थी या फिर यहाँ पे बनाई थी। उसमें मैंने वो सॉल्यूशन डाल लिया। यूजुअली हम केसीएल यूज करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन। तो इस केसीएल सॉल्यूशन का यूज करके जिसकी हमें कंडक्टिविटी ऑलरेडी पता थी, इसकी क्या है, कप्पा ऑलरेडी नॉन है। ठीक है, तो कापा में ऑलरेडी नॉन है और आर रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आगे यही पढ़ाने वाला हूं मैं। ब्रिज का इस्तेमाल करके हमने निकाल ली। ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। क्या हम ये बता सकते हैं? ऑब्वियसली बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इसका सेल कांस्टेंट निकाल देते हैं और एक बार जिसका सेल कांस्टेंट निकल गया उसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट ऐसे निकलेगा बेटा जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी सेल है यूज कैसे होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो एडिंग डालिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, उसी बोर्ड में आप इन चीजों पे क्वेश्चन देखेंगे जो आज लेक्चर में करवा रहा हूँ इस लेक्चर पे। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आई। अभी गौर से देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसमें कुछ ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे, इधर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इधर भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ यहाँ पे तो अभी सेल लगा देते हैं। यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल लगा दी मान लो हमने। ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल लगा दी इधर, कंडक्टिविटी सेल। ये लगा दी हमने। ठीक है, अभी गौर से देखना है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाएंगे। ठीक है, मान लो इसमें सुई लगी हुई है ऐसे। अभी इस सब की चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। देखो, यहाँ पे ऑक्सीलेटर ले लिया। ऑक्सीलेटर क्या करेगा, एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। वोल्टेज प्रोवाइड, अभी बात करी थी ना एसी करंट हमें चाहिए। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव करंट हमें चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। इसका रेजिस्टेंस का मैं नाम लेता हूँ आर। मान लो इसका R1 है। ठीक है, इसका R2 है, इसका R4 है, इसका R3 है। ऐसे है रेजिस्टेंस। अभी क्या है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसको हम बार बार चेंज करते रहेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे उसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए इतना हमने डायग्राम देखा। देखिए, एक चीज होती है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल आएगा। तो मैं कह रहा हूं इस R2 जो कि हमने कंडक्टिविटी सेल ली है, कंडक्टिविटी सेल अपॉन R4 का रेशियो इक्वल होगा R1 के अपॉन R3 के रेशियो के इक्वल। ठीक है, अब गौर से देखना, जब ये इक्वल हो जाएगा ना, जब ये इक्वल हो जाएगा
तो ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर जैसे हमने मान लो ईयरफोन लगाए यहाँ पे, ईयरफोन भी हो सकता है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप यूज कर सकते हो। ईयरफोन लगाए, ईयरफोन में क्या है, साउंड बिल्कुल लो हो जाएगी, जो बिल्कुल लोवेस्ट साउंड होगी ना वहां पे क्या होगा, वहां पे इक्वल हो गया। कब इक्वल होएगा, इक्वल कब होएगा, जब लोएस्ट साउंड होगी। ठीक है, तो बिल्कुल लोएस्ट साउंड पे या बिल्कुल जब साउंड आनी बंद होगी तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वल करने के लिए, जब तक ये इक्वल नहीं होता जब तक हम इसको R1 को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मान लो हमें लगा कि अभी पहले 5 ओम रेजिस्टेंस ले रखा था, उसमें आवाज थी कुछ। ठीक है, फिर मैंने 10 ओम लिया तो आवाज थोड़ी कम होती दिखाई दी, तो मैं धीरे धीरे कम करता जाऊंगा रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस कम करते करते मैंने ये देखा कि 20 ओम तक पे आने के बाद में साउंड बिल्कुल लो होगी। 20 ओम से 21 ओम 22 ओम पे जाता हूँ तो इसकी साउंड फिर बढ़ने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये 20 ओम होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा, इसकी पहले से ही कुछ वैल्यू ले रखी थी, मान लो यहाँ पे 50 ओम ले रखा था, कि कुछ 10 ओम ले रखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ओम ले रखा था। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका हमने पहले से ले रखा है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू भी पता ही होगी जो हमने अप्लाई किया है। अगर इन तीनों की वैल्यू पता है तो हम क्या इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कंडक्टिविटी सेल का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो रेजिस्टेंस कापा इज इक्वल टू एल अपॉन ए था ना। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको अपन अभी ऐसे भी कह सकते हैं, 1 अपॉन कापा एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस के इनवर्स। ठीक है, 1/r, और r का मतलब है L अपॉन ए, और यहाँ पे कापा 1 अपॉन कापा। ठीक है, अब जो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कापा ए अपॉन एल। तो कंडक्टेंस हो जाएगा इसके इक्वल। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे इस्तेमाल होता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पता करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का की कंडक्टिविटी हम कैसे पता करेंगे, तो वो पता करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, उस कंडक्टिविटी सेल में वो इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जिसका आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, जिसका आप मेजर करना चाहते हो। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि किस किस प्रकार से ये मेजर होगा। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर होगी। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ बेटा जी। ये बात ध्यान रखना, इस प्रकार से ये चीज हो रही है। ये फॉर्मूले इकट्ठे होके आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, तो सुनना भाई, अभी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे ज्यादा अच्छे से, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो कापा अपॉन सी के इक्वल होती है। कापा क्या है, कंडक्टिविटी, टी वीटी। ठीक है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके क्या इक्वल होती है। इतनी बात हमें समझ में आई। अभी गौर से देखना, कापा की यूनिट की बात हमने पिछली बार करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, कापा की यूनिट क्या थी, कापा की यूनिट थी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे मीटर है। ठीक है, एक बात गौर से देखना भाई, हमें है ना ये दोनों चीजें इक्वल करनी है। ये दोनों चीजें क्या करनी है, इक्वल। मैं यहाँ पे कापा लिख देता हूँ, यहाँ पे सी लिख देता हूँ। सी की यूनिट ये है और कापा की यूनिट ये है।
अब गौर से देखिए, इस लीटर को अगर मैं मीटर बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूँ? एक चीज आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी अगर आप बनवाते हो, जो छत पे टंकी होती है, 1 मीटर लंबी, ठीक है, मीटर लगभग इतना होता है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी अगर आप बनवाते हो, उस टंकी में कितना पानी आएगा? उस टंकी में पानी आएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब गौर से अगर देखें, इस लीटर को अगर मैं मीटर की टर्म में लिखना चाहूं तो देखो, इसको क्या कह सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा? ये 1000 इसके नीचे, मीटर क्यूब अपॉन 1000, यही होगा। अब इस लीटर की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? कापा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, मोल, और इस लीटर की वैल्यू मैं ये लिख देता हूँ, मीटर क्यूब अपॉन 1000, ठीक है। अब गौर से देखिएगा भाई, अगर यहाँ पे फोकस करें तो ये नोमिनेटर है, ऊपर वाले को भूल जाओ अभी के लिए, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, तो मतलब 1000 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? तो 1000 को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा जी, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिखा गया। ये जो मीटर क्यूब है, ये यहाँ पे देखो, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल जा सकता है। तो अगर मैं इस मीटर क्यूब को ऊपर लिखना चाहूँ, मीटर क्यूब ऐसे, तो मीटर इनवर्स 1 है और ये मीटर क्यूब है, ये आपस में क्या आ जाएगा? ये आपस में आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1000, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी ली थी, कंसंट्रेशन, अच्छा, ये कंसंट्रेशन तो मैंने सी लिखना ही भूल गया। सी यहाँ पे मोलैरिटी है, क्योंकि मोल पर लीटर ले रहा हो ना, मोलैरिटी ले रहे हो, ठीक है। ये किस में है? मोल में। अब गौर से देखना, ये जो जिसके इक्वल था वो किसके इक्वल था? ये लैम्डा एम के इक्वल था। तो लैम्डा एम की जो वैल्यू आई वो क्या आई? कापा अपॉन 1000 इंटू एम, और इस सारी यूनिट को इक्वल करे, इकट्ठा करे, तो मोल इनवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो, इसकी जो यूनिट है ना, वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 है, ठीक है, इसकी यूनिट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। ये तो बात होगी अगर हमें इसको मीटर में मेजर करना हो, पर ज्यादातर टाइम हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो उसकी भी बात हम कर लेते हैं। एक फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है, लैम्डा एम, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। ये बिल्कुल रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा जी, आपके बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ से दोबारा शुरू करता हूँ, सेंटीमीटर के में बात करने शुरू करेंगे अब हम। सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन होंगे। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई ना, तो क्वेश्चन नहीं होने वाले, आपसे सोच लेना ये ढंग से, क्योंकि ये अटकाता ही सेंटीमीटर और मीटर में है। ये चीज आप ढंग से समझ लेना। अभी देखना क्या है कि अभी अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ सेंटीमीटर में, तो क्या होगा? तो इसकी सेंटीमीटर में यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी ले रखी है, तो मोलरिटी को ऐसे लिखूंगा, और इसकी यूनिट होंगी मोल लीटर इनवर्स, ऐसे ही कह सकते हैं। लीटर इनवर्स को ज्यादा ऐसे लिखना चाहता है, ऐसे लिख लो अभी के लिए, गौर से देखिए। अब फिर इस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब गौर से देखना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ये आपको याद होगा,
ठीक है, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, और ऐसे ही 1 ml को अगर मतलब 1000 ml में क्या होता है 1 लीटर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1 लीटर के इक्वल होगा। अभी आगे देखिए, ये बात हमें समझ में आई। अभी के लिए अगर मैं इस लीटर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लीटर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 लीटर इसके इक्वल होता है, तो कर दे। तो देखिए, कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोलैरिटी, ठीक है, मोल, अच्छा जी, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये नुमरेटर, ये डोनोमिनेटर, और ये डोनोमिनेटर का डोनोमिनेटर, ठीक है, तो ये चीज ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, और इसके बटे में है ये मोल रहेगा नीचे। अब ये देखिए, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर क्या करेगा, ये बाय द वे इसके इक्वल, ठीक है। आप गौर से देखिए, कापा यहाँ पे ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो ये 3 में से 1 माइनस होके स्क्वायर हो जाएगा। अगर मोल को भी ऊपर ले आए तो मोल ऐसे हो जाएगा, मोल इनवर्स, इतना हो गया, ठीक है, इंटू 1000 हो रहा है भाई, यहाँ पे 1000 और है, और बटे में मोलैरिटी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको, इसकी यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अगर लोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मीटर में लोगे तो दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं सारे फॉर्मूले अभी इकट्ठे लिख देता हूँ, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझना इन चीज़ों को, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट में डालिए, अच्छे से हम समझेंगे सारी चीज़ों को। अभी के लिए देखिए, मैंने बोला अगर मोलर कंडक्टेंस को अगर आप लेते हो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की टर्म में, मीटर की टर्म में अगर लेते हो, तो आपका फॉर्मूला होगा कापा, जो आपको दिया गया है, इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी। ये आपको पुट करना है यहाँ पे। मोलैरिटी किस में होनी चाहिए, यहाँ पे मोल पर लीटर में होनी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये चीज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कैलकुलेट करना चाहता है, तो ये फॉर्मूला चेंज होके 1000 अभी सोल्व किया था हमने, ठीक है, अपॉन मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी फिर अगेन किस में होनी चाहिए, ठीक है, ये दे रखी होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधी जो पुट कर रखी है, मतलब जो टर्म दे रखी है वो ध्यान से देख लेना। यहाँ पे सेंटीमीटर लीटर इनवर्स हो, ऐसा ना हो कि एमएल में दे रखा है, एमएल को लीटर में कन्वर्ट करके फिर मोलैरिटी यहाँ पे पुट करनी है, वो हम करेंगे, क्वेश्चन तो समझेंगे, देखना। ये हो गया। अब गौर से देखना, कई बार हमें ये जरूरत पड़ सकती है कि हमें इससे ये कन्वर्ट करना पड़ जाए, ऐसा हमें आपस में जरूरत पड़ सकती है। तो एक बात गौर से देखना, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका है, सेंटीमीटर का। अगर मेरे को इसको लिखना हो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो गौर से देखिए, यहाँ पे मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू, आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, और इसका क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखिए, जो 100 का स्क्वायर होगा 10⁴ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 10⁴, इसको बाहर लिख दिया, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो रखा है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो मैं इस मीटर की जगह पे अगर मैं सेंटीमीटर लिखना चाहूँ तो 10⁴ लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो ये बात होगी। अगर मेरे को अब आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप इसको, सेंटीमीटर में अगर दे रखा हो तो इसको क्या करोगे, उधर ले जाओगे,
ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻⁴, अगर ये उधर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और साइमन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, मीटर में निकालना है तो क्या फॉर्मूला है। मीटर का फॉर्मूला ये याद रखना है, सेंटीमीटर का फॉर्मूला, सॉरी, ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला है और ये मीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो साथ में बातें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो, अच्छा, वो होती है, ये होता है सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट। इसको अपन L अपॉन ए को ए भी कह देते हैं, इनटू ये है कंडक्टेंस। ये क्या है, कंडक्टेंस, इसके इक्वल होती है। इसी को अगर रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, सेल कांस्टेंट, और ये 1/r हो जाएगा। तो इसको क्या सकते हैं, G स्टार अपॉन R, ये भी कापा के इक्वल है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी देखनी हो तो कापा को क्या लिखोगे, 1/ρ, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, G स्टार अपॉन R के इक्वल। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसका मतलब क्या होता है, L अपॉन ए याद रखना है, और ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। आपसे लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और इनका ये रिलेशन याद रख लेना, एक रिलेशन याद रख लेना, दूसरा अपने आप बना दोगे आप। ठीक है, ये रिलेशन याद रख लेना। ये सारी चीज होने के बाद हम क्वेश्चंस की बारी आती है। तो देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आए हैं आज में, जेई के क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो देखिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की अब। सोल्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, ठीक है, समझा देता हूँ मैं, सोल्ड अनसोल्ड सारी चीजें समझाता हूँ आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर इसको समझ लोगे टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप खुद से करोगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। मैं सोल्ड एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जांपल, सोल्ड एग्जांपल है ये, कौन से वाला, 3.4। ठीक है, एग्जांपल है। यहाँ पे क्या रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। तो एक सेल दे रखी है केसीएल की, जिसकी कंसंट्रेशन है इतनी मोल पर लीटर। ठीक है, अच्छा जी, और इसी का रेजिस्टेंस दे रखा है, कंसंट्रेशन ये दे रखी है, और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इसी सेल का रेजिस्टेंस क्या हो, व्हेन फील्ड विद, अलग से कुछ फील्ड करा है हमने, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे दी, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसी का रेजिस्टेंस केसीएल से ही फिल किया है अभी, बस कंसंट्रेशन चेंज कर दी। ठीक है, अब क्या है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 520 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसका हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कापा क्या है, और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, इसकी अब कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स, इसकी कंडक्टिविटी हमें दे रखी है कापा। तो देखिए 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ओ सॉरी, इसकी कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन तो इसकी इतनी है, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है इतनी, साइमन मीटर इनवर्स की दे रखी है। अब गौर से देखिए, हमें इसकी कंडक्टिविटी पता करनी है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है, उसके वहां से कैसे पता चलेगी, देखिए, इसकी कंडक्टिविटी अगर पता करनी होगी तो ये फॉर्मूला है G इंटू जी स्टार, और इसी को मैं G को लिख सकता हूँ 1/r और G स्टार। अब गौर से देखना, हमें सेल कांस्टेंट का नहीं पता अभी के लिए, रेजिस्टेंस इसका दे रखा है, और ये भी नहीं पता, ये हमें पता करना ही है।
तो दो वेरिएबल हो गए। सेल कांस्टेंट हमें यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, सेल कांस्टेंट हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, जी स्टार अपॉन आर। इसमें आर पता है, कप्पा पता है, जी स्टार हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, तो जी स्टार क्या है, इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा क्या दे रखा है बेटा जी, यहाँ पे अब के की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। के की वैल्यू देखे, ध्यान देना, मीटर में दे रखी है। तो 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, और इसके बाद में आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखा 100 ओम, तो 100 ओम सीधा सा बन जाएगा 129 साइमन मीटर। देखो ये ओम है ना जो, और इसको साइमन को ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, आपको पता हो पिछले लेक्चर में करवाया है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे साइमन नहीं रहेगा, यहाँ पे ओम इनवर्स ही बचेगा। तो अपनी गौर से देखें तो यहाँ पे जो है सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट अगर हम की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो हमें आर भी पता है इसका, तो के हम पता कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट क्या है 129, ठीक है, मीटर इनवर्स अपॉन रेजिस्टेंस है 52920 ओम। तो इसको सोल्व करके जो अपना आंसर आएगा वो आएगा बेटा जी, वो आ रहा है कि 0.248, ठीक है, साइमन। देखो इसको, ये ओम इनवर्स है, इसको ऐसे लिखता हूं ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को अपन साइमन कहते हैं। साइमन मीटर इनवर्स आ गया, तो ये कापा की यूनिट, कापा की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है? कापा आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, मीटर में दे रखी है, तो मीटर में इसका फॉर्मूला होता था, क्या होगा, मीटर में हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कापा 1000 इंटू मोलरिटी। अभी आपको बताया था मैंने कैसे आया था ये। तो कापा की वैल्यू दे रखी है 0.248 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, 1000, और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.02, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। इस चीज को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -2, और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर सोल्व करूँ तो इसको, तो यहाँ पे ये हुआ 0.248 इंटू 10 टू द पावर 2 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे मोल इनवर्स हो जाएगा, तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये रहेगा, देखो 1000 रहेगा और 2 रहेगा, 1000 इंटू 2, ठीक है। 2 से देखो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, और 2 से ये डिवाइड होके 0.124 आएगा, और इसके डिवाइडेड बाय ये है, इसको 10 की पावर -1 कह सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, और तो देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सरकाया, तो एक माइनस की का वहां पे चला गया होगा, तो यहाँ पे -2 साइमन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स आ गया। ये क्वेश्चन तो अपना हो गया सोल्व। एक और क्वेश्चन इससे अगला वो करते हैं, देखिए, तो मैं इसको साफ करके आपको थोड़ा वो भी सॉल्व एग्जाम्पल है, समझना कैसे। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे मीटर का क्या रोल है, सेंटीमीटर का क्या रोल है। अगर सेंटीमीटर का रोल होता तो अलग फॉर्मूला लगता थोड़ा। देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3.5 करा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोल इनवर्स, ठीक है। एक NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी कंसंट्रेशन हमें दे दी
कंसंट्रेशन को मोलरिटी भी कह सकते हो आप, मोलरिटी कह सकते हो, ठीक। मोल लीटर यूनिवर्स ये दे दिया। सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया है, ध्यान रखना डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी है, लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इज, और इसका रेजिस्टेंस दिया है 5.55 into 10⁻³ ओम, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी का साइन ये था, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो तीन चीज हमसे पूछ ली है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस एक चीज, एक ट्रिक जो इसने पूछी है, डायमीटर होता है भाई, अगर हमारी ऐसे स्फेरिकल सी सेल होगी कंडक्टिविटी सेल, तो इसका ही डायमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो यहाँ पे रेडियस चाहिएगी, रेडियस इसकी हाफ होगी, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये एरिया कैसे आएगा, ये होगा एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14 आ जाएगा, आर की वैल्यू है इतने सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। इसकी वैल्यू इसने सोल्व कर रखी है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, सोल्व आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो ये आ जाएगी 0.785 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात तो होगी अपनी, ए की वैल्यू पता चल चुकी है, एल की वैल्यू पता चल चुकी है, क्या हम जी स्टार की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी निकाल सकते हो, जी स्टार होता है L/A, तो एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 0.785 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे भी गड़बड़ क्या हुई है, मीटर स्क्वायर नहीं हुई, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर क्या कटेगा और यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा। हाँ जी, ये भी सोल्व होके हमारा जो आया है, जी स्टार की वैल्यू इसने निकाली होगी, इसने जी स्टार की वैल्यू नहीं निकाली है, इसने डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है। बाकी हमें इतना पता चल गया कि ये L/A की वैल्यू ये है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखो हमें अगर ये निकालना हो, रेजिस्टिविटी निकालनी हो, तो एक फॉर्मूला आपको याद था, R = L/A, ठीक है, L/A की वैल्यू ये हमने देख रखी है। अब ये निकालना होता है, ये उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा A/L, ये रेजिस्टिविटी, तो हम ये कह सकते हैं इसका इनवर्स है ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 5.55 into 10⁻³ ओम, और इसका इनवर्स करूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, तो 5 into 10⁻⁻⁴, यहाँ पे सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो आपकी सोल्व होके आ रही है, वो क्या आ रही है, 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ही आएगा, इनवर्स नहीं आएगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई जो अपनी, तो अगर कंडक्टिविटी की निकालनी है तो 1/κ रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर मेरे को ये निकालना है तो ऐसे बोल सकता हूं कि ये = ये, इसको 1 कर दो, कापा = हो जाएगा 1/87.35 ओम सेंटीमीटर। ये जो आ रखी है, ठीक है, ये वैल्यू आई अपनी सोल्व होके 0.01148, ठीक है, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक वैल्यू रहेगी मोलर कंडक्टेंस, उसकी बात और करता हूँ, ये साफ करना पड़ेगा मेरे को। आई होप समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ट्रिक थी बस, और तो बाकी पीछे वाले से भी आसान है। अच्छा जी, मोलर कंडक्टिविटी रहती है अपनी, देखो सारी चीज सेंटीमीटर में निकालिए, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कापा 1000 अपॉन मोलरिटी। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, कापा भी इतनी आई है 0.01148,
01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 अपॉन मोलरिटी दे रखी है 0.05। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका क्या आ रहा है 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, आपको पता है क्या चीज अप्लाई करनी है, अभी हमने पीछे करी हुई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।